नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस जानकारी को खंगाल रहे हैं जो मोबाइल फोन के इस्तेमाल और कैंसर के जोखिम के बीच क्या कोई रिश्ता है, इसे देखती है। हाँ, और ये सवाल तो आजकल बहुत आम है, सबके मन में आता है कभी न कभी। बिल्कुल। क्या मोबाइल फोन से सच में कैंसर हो सकता है, यही सवाल है। तो आज कोशिश ये रहेगी कि ये जो डर है और जो विज्ञान के तथ्य हैं, उनके बीच एक संतुलन ढूंढा जाए। और ये हम करेंगे उन स्रोतों के आधार पर जो हमें मिले हैं। सही। देखेंगे कि रिसर्च क्या कहती है, ये चिंताएं क्यों हैं और असल में सच क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे समझना। हाँ, और देखिए ये समझना भी जरूरी है कि ये चिंता आई कहाँ से, है ना? हाँ। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, खासकर ऐसी जिसमें रेडिएशन जैसी अदृश्य चीजें हों, तो सवाल उठते ही हैं, थोड़ी आशंका रहती है। ये स्वाभाविक है। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोतों में भी लिखा है, मोबाइल फोन रेडिएशन और ब्रेन ट्यूमर को लेकर लोगों में काफी ज्यादा डर है। जी। और ये समझ भी आता है क्योंकि ये फोन हमारे शरीर के इतने करीब रहते हैं, खासकर सिर के पास, घंटों तक। हाँ, ये नज़दीकी एक बड़ा कारण है चिंता का। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये डर अक्सर जुड़ा होता है अदृश्य खतरों की सोच से, इनविजिबल रिस्क्स जिन्हें कहते हैं। अदृश्य खतरे? हाँ, मतलब हम फोन से निकलने वाली तरंगों को देख तो सकते नहीं, ना महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। तो इंसानी स्वभाव है कि जो चीज दिखती नहीं या समझ से परे है, उसके जो संभावित खतरे हैं उन्हें हम कई बार ज्यादा मान लेते हैं। लगता है कि छुपा हुआ खतरा ज्यादा बड़ा होगा। ये बात तो है। डर समझ आता है, खासकर जब फोन सिर के इतने पास हो। पर सवाल ये है कि क्या ये डर सिर्फ एक एहसास है या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक वजह भी है? बिल्कुल सही सवाल। जो जानकारी हमें मिली है वो इस बारे में क्या कहती है? क्या ये तरंगे वाकई में खतरनाक हैं? यहीं पर विज्ञान तस्वीर साफ करता है। जानकारी के मुताबिक मोबाइल फोन से जो रेडिएशन निकलता है उसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग? जी। और ये उस रेडिएशन से बहुत अलग है जिसके खतरों से हम ज्यादा परिचित हैं, जैसे एक्स-रे या परमाणु ऊर्जा वाला रेडिएशन। उसे कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। अच्छा, तो ये दो तरह के रेडिएशन हो गए, नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग। इनमें बुनियादी फर्क क्या है? मतलब एक खतरनाक है, दूसरा नहीं, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। फर्क है ऊर्जा के स्तर का, एनर्जी लेवल का, और यही सबसे अहम बात है। ऊर्जा का स्तर? देखिए, आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे एक्स-रे, उसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा। इतनी ज्यादा कि वो हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर घुसकर हमारे डीएनए को सीधे तौर पर तोड़ सकती है, डैमेज कर सकती है, उसमें बदलाव ला सकती है। डीएनए को? मतलब हमारे जेनेटिक कोड को? जी हाँ, बिल्कुल। और हम सब जानते हैं कि डीएनए को होने वाला नुकसान वो कैंसर का एक मुख्य कारण बन सकता है। ओके, तो आयोनाइजिंग रेडिएशन सीधे डीएनए पर हमला करता है। हाँ, दूसरी तरफ है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जो मोबाइल फोन से निकलता है, वाईफाई से, माइक्रोवेव ओवन से। इसमें ऊर्जा काफी कम होती है। कितनी कम? इतनी कम कि वो डीएनए को सीधे तौर पर तोड़ने या उसमें कोई स्थायी बदलाव लाने में सक्षम नहीं है। अच्छा। हाँ, ये हो सकता है कि फोन ज्यादा इस्तेमाल करने से शरीर का वो हिस्सा थोड़ा गर्म हो जाए जहां फोन रखा है, पर ये गर्मी उस स्तर तक नहीं पहुंचती कि डीएनए को नुकसान पहुंचा दे। तो मतलब फोन से गर्मी तो महसूस होती है कभी-कभी, पर वो डीएनए डैमेज वाली बात नहीं है? नहीं, वो अलग चीज है। तो यहाँ समझने वाली मुख्य बात है ऊर्जा का प्रकार और उसकी क्षमता। अच्छा, तो ये आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग का फर्क सबसे अहम है। इसका मतलब ये जो डर है वो शायद गलत तरह के रेडिएशन से जुड़ गया है? हो सकता है, काफी हद तक। अगर फोन का रेडिएशन डीएनए को सीधा नुकसान नहीं पहुंचाता, तो फिर चिंता की वजह क्या रह जाती है? हमने सुना है और स्रोतों में भी जिक्र है कि कुछ बड़ी स्वास्थ्य संस्थाओं ने भी इस पर रिसर्च की है, जैसे WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और IARC, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी। हाँ, उन्होंने की है। उनके अध्ययन क्या कहते हैं? क्या वो भी यही मानते हैं? जी, इन संस्थाओं ने इस पर काफी काम किया है, और स्रोतों को देखने पर जो बात उभरती है वो ये है कि कई बड़े और लंबे चले अध्ययनों के बावजूद सामान्य मोबाइल फोन इस्तेमाल और कैंसर के बीच, खासकर ब्रेन ट्यूमर के बीच, कोई सीधा और पक्का कारण कार्य संबंध, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिश्ता नहीं मिला है।
कोई पक्का सबूत नहीं मिला। कोई ठोस सबूत अब तक सामने नहीं आया है जो ये साबित कर दे कि हाँ, मोबाइल चलाने से ही कैंसर होता है। लेकिन मैंने पढ़ा है और शायद बहुत लोगों ने सुना होगा कि IARC ने मोबाइल फोन रेडिएशन को संभावित रूप से कैंसरकारी कहा है, पॉसिबली कार्सिनोजेनिक। ये शब्द तो थोड़ा डराता है। हाँ, ये शब्द जरूर चिंता पैदा करता है और ये अक्सर भ्रम का कारण भी बनता है। स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? ये संभावित का मतलब क्या है यहाँ? हाँ, जानकारी इसे साफ करती है। देखिए, IARC का काम है अलग अलग चीजों से कैंसर के खतरे को आंकना और उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखना। मोबाइल फोन रेडिएशन को उन्होंने रखा है ग्रुप 2B में। ग्रुप 2B? हाँ, जिसका मतलब है संभावित रूप से कैंसरकारी। लेकिन जब कोई इतनी बड़ी संस्था कहती है संभावित कैंसरकारी, तो आम आदमी के तो कान खड़े हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल। भले ही वो कहें कि सबूत सीमित है, ये शब्द ही काफी लगता है। क्या स्रोत बताते हैं कि इस वर्गीकरण को सावधानी से क्यों लेना चाहिए? जी हाँ, और यही खास बात है समझने की। ग्रुप 2B में उन चीजों को रखा जाता है जिनके लिए इंसानों में कैंसर पैदा करने के सीमित वैज्ञानिक सबूत हैं। लिमिटेड एविडेंस। सीमित, हाँ, सीमित। और जानवरों पर जो अध्ययन हुए हैं उनके सबूत भी या तो अपर्याप्त है या वो भी सीमित है। और सबसे मजेदार बात, या शायद चौंकाने वाली बात, ये है कि इसी ग्रुप 2B में कुछ और चीजें भी शामिल हैं। जैसे कॉफी पीना। क्या? कॉफी? हाँ, और अचार खाना, पिकल्ड वेजिटेबल्स। कॉफी और अचार भी ग्रुप 2B है, मतलब मोबाइल रेडिएशन के साथ। ये तो वाकई। हाँ, तो समझने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक नजरिए से मोबाइल रेडिएशन से कैंसर का साबित खतरा उतना ही माना गया है जितना कॉफी पीने या अचार खाने से। यानी सबूत बहुत सीमित है, निर्णायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। बाप रे, ये जानकारी तो बहुत जरूरी है। ये वर्गीकरण असल में खतरे की पुष्टि नहीं करता, ये बस ये दिखाता है कि इस विषय पर अभी और रिसर्च की जरूरत है और इसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। ये वैज्ञानिकों की तरफ से एक तरह की सावधानी है, जिसे एहतियाती सिद्धांत या प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल भी कहते हैं। एहतियाती सिद्धांत? हाँ, लेकिन होता क्या है कि ये वर्गीकरण अक्सर गलत समझ लिया जाता है। लोग बस संभावित कैंसरकारी शब्द सुनते हैं और डर जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि इसके पीछे सबूत कितने सीमित हैं। तो ये ग्रुप 2B का ठप्पा सबूतों की कमी दिखाता है, ना कि किसी सिद्ध खतरे को। ये जानना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो विज्ञान अभी निर्णायक सबूत नहीं दे रहा है, पर अनिश्चितता तो है ही, जैसा IARC का वर्गीकरण भी दिखाता है। हाँ, थोड़ी अनिश्चितता तो है। ऐसे में एक आम इंसान क्या करे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में? क्या स्रोत कुछ व्यावहारिक रास्ते सुझाते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो फिर भी थोड़े चिंतित हैं? हाँ, बिल्कुल, और ये अच्छी बात है। स्रोत कुछ आसान और व्यावहारिक तरीके बताते हैं जिनसे अगर कोई चाहे तो फोन रेडिएशन के संपर्क को कम कर सकता है। अच्छा, क्या है वो तरीके? ये जानना चाहेंगे सब। हाँ, मतलब ये मन की शांति के लिए भी हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ मुख्य सुझाव ये हैं। बताइए। फोन को स्पीकर मोड पर रखकर बात करें। अच्छा, ताकि फोन सिर से दूर रहे। बिल्कुल। दूरी बढ़ने से रेडिएशन का असर बहुत तेजी से कम होता है, ये तो फिजिक्स का सीधा नियम है। ठीक है, और? दूसरा, फोन को सीधे शरीर से सटाकर रखने से बचें, जैसे पैंट की जेब में घंटों रखना या तकिए के नीचे रखकर सोना। रात को सोते समय उसे थोड़ा दूर रखें, बेड साइड टेबल पर या कहीं और। तकिए के नीचे रखना तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, उससे बचना चाहिए। तीसरा, अगर लंबी बातें करनी हो तो कोशिश करें कि लैंडलाइन का इस्तेमाल करें अगर मुमकिन हो, या फिर मोबाइल पर बात करते समय बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लें, कान बदल लें। ठीक है, ब्रेक लेना। और चौथा, एक और बात, जब मोबाइल का सिग्नल कमजोर होता है ना, जैसे बेसमेंट में या लिफ्ट में, हाँ, तब कॉल ड्रॉप होने लगती है। हाँ, तो उस समय फोन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, और वो ज्यादा रेडिएशन छोड़ता है। तो ऐसे में लंबी बातें करने से बचना शायद बेहतर हो सकता है। अच्छा, वीक सिग्नल में ज्यादा रेडिएशन, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जी, ये सुझाव तो काफी सीधे साधे हैं, मुश्किल नहीं है अपनाने में। बिल्कुल। और इनके पीछे का लॉजिक भी समझ आता है, दूरी बढ़ाना और संपर्क का समय कम करना। हाँ, एकदम। इन सुझावों का मकसद यही है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का जो कुल संपर्क है, टोटल एक्सपोजर, उसे कम किया जाए। भले ही मौजूदा सबूतों के हिसाब से उसका खतरा बहुत कम या ना के बराबर माना जाता हो। ये वही एहतियाती सिद्धांत वाली बात है जिसका हमने जिक्र किया था। मतलब जब तक 100% पक्का जवाब न मिल जाए
थोड़ी सावधानी बरतना समझदारी हो सकती है, खासकर अगर इससे किसी की चिंता कम होती है। हाँ, चिंता कम होना भी जरूरी है। बिल्कुल। जैसा कि स्रोत भी इशारा करते हैं, मुद्दा डरने का नहीं है, मुद्दा है संयम बरतने का, मॉडरेशन का और जागरूक रहने का, अवेयरनेस का। मतलब फोन से डरना नहीं है, उसे समझदारी से इस्तेमाल करना है। एकदम सही कहा। तकनीक का फायदा उठाना है, पर अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। ठीक है। डर और जानकारी में से जानकारी को चुनना हमेशा बेहतर होता है। बिल्कुल सही। तो चलिए, अब तो जो हमने बात की उसे थोड़ा समेटते हैं। जो जानकारी हमने देखी उससे मुख्य बातें क्या निकल कर आईं? हाँ, जरूर। पहली और शायद सबसे अहम बात तो यही लगी कि मौजूदा वैज्ञानिक सबूत वो मोबाइल फोन के सामान्य इस्तेमाल और कैंसर के बीच कोई सीधा पक्का रिश्ता साबित नहीं करते हैं। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन फोन से निकलता है, उसमें डीएनए को सीधे नुकसान पहुंचाने जितनी ऊर्जा नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात, वो IRC वाला वर्गीकरण, संभावित रोग से कैंसरकारी यानी ग्रुप 2B, ये सुनने में डरावना लगता है, पर इसका मतलब सीमित सबूत है, ना कि सिद्ध खतरा। हाँ, और वो कॉफी और अचार वाला उदाहरण, वो इसे सही परिप्रेक्ष्य में रखता है। बिल्कुल। वो वर्गीकरण वैज्ञानिक सावधानी है, अनिश्चितता को दिखाता है और ये बताता है कि और शोध की जरूरत है। और तीसरी बात, अगर फिर भी किसी को चिंता है तो रेडिएशन के संपर्क को कम करने के लिए आसान व्यावहारिक तरीके मौजूद हैं। जी, जैसे हैंड्स फ्री इस्तेमाल करना, फोन को शरीर से थोड़ा दूर रखना और इस्तेमाल में थोड़ा संयम बरतना। हाँ, ये एहतियाती सिद्धांत के तहत उठाए जा सकने वाले कदम हैं, जिनसे मन की शांति मिल सकती है। सही। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सूचित रहने की, जागरूक रहने की। हमें अपने डिजिटल जीवन और अपनी सेहत के प्रति जागरूकता के बीच एक संतुलन बनाना होगा। तकनीक का इस्तेमाल डर कर नहीं, सोच समझ कर करना है। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। तो आज हमने उपलब्ध स्रोतों के जरिए मोबाइल फोन और कैंसर से जुड़े सवालों को, डर की वजहों को, वैज्ञानिक नजरिए को और व्यवहारिक सलाह को गहराई से समझने की कोशिश की। हाँ, उम्मीद है कि इससे सुनने वालों को तस्वीर थोड़ी ज्यादा साफ नजर आई होगी। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार मैं छोड़ना चाहूंगी जो भविष्य की ओर देखता है। हाँ, जरूर। देखिए, मोबाइल तकनीक तो लगातार बदल रही है। 4G था, 5G आया, अब 6G की बातें हो रही हैं। हाँ, बहुत तेजी से। हर नई पीढ़ी की तकनीक अलग तरह की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करती है, अलग सिग्नल इस्तेमाल करती है। तो भविष्य में इन नई तकनीकों के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकते हैं, इस पर होने वाली रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण होगी। अच्छा, यानी 5G या 6G का असर अलग हो सकता है या नहीं भी, हमें पता नहीं। इसीलिए रिसर्च जरूरी है। ये हमारी समझ को और बेहतर बना सकती है और शायद भविष्य में सुरक्षा से जुड़ी सलाहों को भी अपडेट करने की जरूरत पड़े। ये महत्वपूर्ण बात है। जी, इसलिए इस विषय पर जो नए वैज्ञानिक अध्ययन आते रहेंगे, उन पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां ज्ञान लगातार विकसित हो रहा है, तो हमें भी उसके साथ अपडेटेड रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, लगातार सीखते रहना होगा।